Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from Accounting. So today we are going to discuss the concepts of international accounting standards. So this is an A2 accounts topic and it is quite a comprehensive topic. तो इससे पहले कि हम IAS को पढ़ना स्टार्ट करें, पहले उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि मेनली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को फॉलो करने होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाइल प्रिपेयरिंग देयर पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपके आईएएस जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जो आईएएस को रिव्यू करता है और अप्रूव करता है। एंड दिस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूजुअल मेनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, तो कंपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो कर रही होगी, क्योंकि आईएएस यही मेक श्योर करते हैं कि कंपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करे व्हाइल मेकिंग द published financial statements. So that's the purpose of IAS. अब वैसे काफ़ी सारे आईएएस है, बट आपका जो A2 का CAIE का सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आईएएस की नॉलेज होनी चाहिए। तो IAS 7 डील्स विद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस की मैंने लेक्चर वीडियो भी प्रिपेयर की थी और मैंने उसका पास पेपर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो वो आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लर्न करना है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी ये आईएएस पता होने चाहिए। तो इन आईएएस में डिटेल्ड थ्योरी भी है और सर्टेन डिटेल्ड कैलकुलेशंस भी है। तो अगर इसके आपको क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको इन आईएएस की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग दिस आईएएस। तो IAS 1 पहले पर्पस भी कवर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली हम प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए बनाते हैं, जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलती है। एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अब उसके अलावा मेन ये इसका नाम ही प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये प्रेजेंटेशन से भी डील करता है, हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी का नेम होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर कंपोनेंट, फॉर इंस्टेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली प्रिपेयर्ड हो। टाइम पीरियड मेंशन हो कि अकाउंटिंग ईयर क्या है कंपनी का, कौन सी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने ये भी मेंशन करना होता है, कोई राउंडिंग ऑफ यूज़ की है नहीं की तो वो भी मेंशन करना होता है। और ये आप लोग के लिए अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली ईजी हो जाए तो मैं आपको एक एक्चुअल कंपनी के पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ कंपनी इज फॉलोइंग द IAS 1। तो दिस इज सफाल टेक्सटाइल मिल्स, वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज इन पाकिस्तान। तो पहले देखें उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2021, कंपनी का ईयर एंड हो रहा है जून 2021 में, ईयर मेंशन किया हुआ है उसने।
और करेंसी भी मेंशन की हुई है, और राउंड इसने कंप्लीट फिगर्स लिए तो उसने कोई राउंडिंग ऑफ मेंशन नहीं की। अब देखिए क्योंकि यूजुअली कंपनीज भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूज वर्ड करती है, इसलिए सीआईई ने भी आपका वर्ड चेंज कर दिया फॉर 2023, उस पर वेब इनकम स्टेटमेंट की जगह ये वर्ड यूज होगा। तो उसमें देखिए रुपीज से अलग से बना है, करेंसी मेंशनड है, ईयर एंडेड मेंशनड है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल कंपनी की समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। डिटेल्स अगर किसी चीज़ की देखनी है तो वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके देखी जा सकती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी देखे, क्योंकि डिटेल ज़्यादा है, इसलिए उसने वर्टिकली प्रिपेयर की है, हॉरिजॉन्टली सॉरी। तो देखो वो भी सेपरेटली बनी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ अपने चैनल में। इस पर भी देखिए करेंसी मेंशनड है, किस ईयर का है ये मेंशनड है, और अलग से बना हुआ है, सेपरेटली बना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सेपरेटली गिवन है। तो आई होप सो आप लोग को IAS 1 क्लियर हो गया होगा, दैट हाउ अ कंपनी इज फॉलोइंग IAS 1 व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब IS 2 का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी हमारी इन्वेंट्रीज है वो कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो लोअर वैल्यू है उसमें वैल्यू होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो चूज की जाएगी एज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट लोअर है, कॉस्ट इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी। इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। तो कॉस्ट का तो आपको यूजुअली पता होगा कि जो इन्वेंट्री की परचेस वैल्यू कॉस्ट पे उस वैल्यू उसको परचेस किया वो उसकी कॉस्ट हो जाती है। लेकिन इन कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ परचेज के अलावा कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब इसकी एक एग्जांपल ये कि फॉर इंस्टेंस आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस सेल करते हैं, तो यूजुअली ज़्यादातर आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो सिर्फ उसकी परचेज कॉस्ट नहीं होगी, उसकी फॉरेन कंट्री से या पाकिस्तान में शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, फिर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, फिर पोर्ट से अपने बिजनेस प्रेमिसेस तक कराने की भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट पे वो अदर कॉस्ट भी ऐड होंगी, तो इन्वेंट्री की तब कॉस्ट आएगी जाके। That is what is meant by cost of bringing goods to present location and condition. अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का यूजुअली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, तो दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो।
ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कभी गिवन होती है, कभी नहीं गिवन होती। अब तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ये हो सकती है कि अगर हमें गुड्स को सेल करना है तो उन्हें उस तक पैकिंग करवानी पड़े, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी पड़े, या उनके रिपेयर्स करवाने पड़े, तो फिर वो बिकेंगे। या तो वो स्ट्रेट अवे सेलिंग कॉस्ट कहेगा, या वो रिपेयर एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस कहेगा। तो उससे आपको अंडरस्टैंड करना है दैट एग्जामिनर इज टेलिंग अबाउट द सेलिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट से नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दैट हाउ इट्स कैलकुलेटेड। तो अब यूजुअली तो यही लग रहा है कि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस, तो नॉर्मली यही होता है कि हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तब होगा कि जब हम कॉस्ट पे परचेज करेंगे, और फिर जब से सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली हम कॉस्ट से ज़्यादा रखेंगे, वरना बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से नीचे हो जाती है, यानी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस इन्वेंट्री की कॉस्ट से नीचे जा सकती है। अब वो किन सिचुएशंस में होगा? फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री डैमेज हो गई, अब आपके वेयर हाउस में फायर का इंसिडेंट हो गया, या वहाँ फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या अगर आप लोगों ने अर्ली 2000s पे शाहरुख खान की जोश की मूवी देखी हो, तो उसमें एक एक्टर की बेकरी थी, उसमें किसी ने रात को जो है वो रेट्स छोड़ दिए थे। तो उन रेट्स ने ऑब्वियसली जो बेकरी की सारी इन्वेंट्री है उसको ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉर एग्जांपल कार का शोरूम है, का एम्प्लॉय जो है वो टेस्ट ड्राइव पे लेके गया गाड़ी को, और सपोज करे उसने एक्सीडेंट कर दिया उसका। तो ऑब्वियसली अब उस कार का अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे तो उसको नहीं बेचा जा सकता, कुछ कॉस्ट से कम प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा, कम प्राइस पे उसको सेल करना पड़ेगा। या तो इन्वेंट्री आउट ऑफ डिमांड हो गई, सो फॉर एग्जांपल वो ऑब्सोलीट हो गई, या कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि अब हार्ड डिस्क को ऑब्सोलीट कर दिया है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ने, एसएसडीज ने। तो ऑब्वियसली अब हार्ड डिस्क की इतनी डिमांड नहीं रही, अब कस्टमर्स एसएसडी को परचेज परचेज करना प्रेफर करते हैं। और जिनके सिस्टम से प्रीवियसली हार्ड डिस्क थी भी, तो अब उसको एसएसडी से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल है। ये फॉर एग्जांपल मास्क और सैनिटाइजर्स हैं। जब कोविड नया नया आया था तो उस वक्त मास्क और सैनिटाइजर्स की बहुत डिमांड थी, तो हाई प्राइस पे भी बेचते थे। अब लेकिन एज सच मास्क और सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत कम रह गई है, तो हमको हाई प्राइस पे सेल नहीं किया जा सकता। हो सकता है उन्हें कॉस्ट से कम पे भी सेल करके काम चलाना पड़े, जिसने भी उनको स्टॉक किया हो। तो ये मेन रीजंस होते हैं। तो यूजुअली ये कभी कभी कॉस्ट और एनआरवी दोनों प्रोवाइड कर देता है, आप उसमें स्लो वैल्यू चूज कर ले। लेकिन एट टाइम्स हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, और फिर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टेड वैल्यू भी निकालनी होती है। तो हम एग्जांपल्स के जरिए लर्न करेंगे हाउ टू मेक कैलकुलेशंस फॉर एनआरवी एंड हाउ टू calculate the revised value of closing inventory. And this is one of the most frequently tested IES examiner loves IES too.
So we are going to do example one. Ace Combat Company, which deals in Air Force clothing, has inventory for the year ended December 2018 of 5,000. Closing inventory है ये. This also includes damaged clothing due to labor's carelessness, which cost 1,000 but can be sold for 600. The now damaged inventory has a cost of 1,000 but can be sold for 600 if repairs costing 200 can be taken. What is the net realizable value? So the first task is that we have to calculate the net realizable value or the NRV for the damaged inventory. तो करते हैं. So NRV is expected selling price minus selling cost. So our expected selling price is 600 और सेलिंग कॉस्ट या दी हुई कि अगर रिपेयर्स करवाने पड़ेंगे 200 के तो ऑब्वियसली दैट इज द सेलिंग कॉस्ट. So now net realizable value is now 400. अब जो टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री है उस पर हमने डैमेज इन्वेंट्री को कॉस्ट पे इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अब उसकी वैल्यू 400 होनी चाहिए. अब एनआरवी देखे कॉस्ट से लोअर है. अब इसकी कॉस्ट है 1,000, इसी डैमेज इन्वेंट्री की नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 400. तो इसमें से लोअर वैल्यू को चूज करना है, तो ऑब्वियसली इसको नेट रिलाइजेबल वैल्यू में इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए. ऑल्सो मेंशन द रिवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब देखिए सारी क्लोजिंग इन्वेंट्री डैमेज नहीं है, उसमें से कुछ इन्वेंट्री सिर्फ डैमेज हुई थी ड्यू टू लेबर्स केयरलेसनेस. तो हमें इस पर रिवाइज ओवरऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी निकालनी होती है. नाउ देयर आर टू वेज टू डील विद दैट. जो डैमेज इन्वेंट्री उसकी कॉस्ट माइनस करके नेट रिलाइजेबल वैल्यू को ऐड करवा दें. 4400. इसका एक मेथड टू भी है. मेथड वन ईजिएस्ट है, उसमें आपका सिली मिस्टेक का चांस कम है. अब देखिए इस 5,000 के अंदर जो डैमेज इन्वेंट्री वो 1,000 कॉस्ट में इंक्लूडेड थी 1,000 में. अब उस 1,000 वाली इन्वेंट्री की वैल्यू से 400 रह गई है. तो इजंट इट देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डैमेज इन्वेंट्री बाय 600. तो अगर हम सिर्फ डिफरेंस को एडजस्ट कर दें तो हमारी रिवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी विच इज 4400. तो ये कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली आती है. अब वो उसको ईजी दे एट टाइम्स वो उसको बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल पे भी टेस्ट करता है. तो अब आप लोग चाहे तो पॉज करके एग्जाम को नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर एग्जांपल. Now we are going to do example 2. The ABC company bought 20 boxes of photocopy paper at 5 per box. It means ये cost है इसकी जिस पे परचेज कर रहे. Following a flood in the stock room, 5 of the boxes were damaged. तो अगर सिर्फ 5 boxes damage हुए तो it means 15 boxes are undamaged. They were offered for sale at 3 per box. अब जो डैमेज बॉक्सेस है वो 3 पर बॉक्स पे सेल किए जा सकते. All were unsold at the end of the company. It means all 20 boxes are part of inventory. At what price they will be valued in the annual accounts. अब इस पे थोड़ा इजी है कैलकुलेट करना. जो अनडैमेज बॉक्सेस है उसका आप कॉस्ट पे वैल्यू करें. 15 × 5. और जो डैमेज बॉक्सेस है वो 3 पर बॉक्स पे सेल किए जा सकते हैं. अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो डैमेज बॉक्सेस है उनके लिए द सेलिंग प्राइस और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट. तो जो 5 बॉक्सेस है वो 3 पे वैल्यू होंगे. तो हमारी ओवरऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी. तो दैट इज 90.
Now we are going to do example 3. The stylish combo clothing company carries a variety of stocks. At their year end, they produce the following data in respect of it. अब इस पे इन्वेंट्री की 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज दी हुई है, उनकी कॉस्ट भी दी हुई है, उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दी हुई है और उनकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस यूजुअली कंफ्यूज करने के लिए दी है क्योंकि हमें लोअर वैल्यू चूज करनी होती है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस का कॉस्ट या एनआरवी से लो होना उसके चांसेस बहुत कम है, तो हमें बस समझे लोवेस्ट वैल्यू चूज करनी है। न्यू ड्रेसेस कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब इसकी देखें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, इट मीन्स अनडैमेज्ड। प्रोबेबली इनको कोई डैमेज नहीं हुआ है, ना ये आउट ऑफ डिमांड हुए, तो ये कॉस्ट पे वैल्यू किए जाएंगे। चिल्ड्रन क्लोथ देख लेते हैं, इसकी भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस को तो आप छोड़ ही दें, तो इट मीन्स ये भी अनडैमेज्ड इन्वेंट्री है, या आउट ऑफ डिमांड नहीं हुई है, ना ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है ये भी कॉस्ट पे वैल्यू होगी 2000 की। बट फॉर द बार्गेन फैशंस, नाउ यू कैन सी दैट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट, तो इसको हम 900 पे वैल्यू करेंगे। इट मीन्स या तो ये डैमेज्ड हुई है या ये आउट ऑफ डिमांड हो गई है। अब एट टाइम बिजनेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे टेक्सटाइल कोई कंपनी है, गुल अहमद है, तो उसकी एक लेडीज़ क्लोथिंग अलग है, फिर उसकी मेंस क्लोथिंग की ऑफरिंग अलग है, फिर उसकी मेंस फॉर्मल क्लोथिंग की ऑफरिंग अलग है। तो इस तरह डिफरेंट बिजनेस, तो सर्टेन बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हो सकते हैं। तो उस केस में हमें कॉस्ट या एनआरवी में से जो लोअर वैल्यू है वो हर इन्वेंट्री के लिए सेपरेटली चूज करनी है, और फिर हम सब जो जो चोजन वैल्यूज है उनको हम ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 3900। तो आई होप सो आप लोग को ये IS2 की कैलकुलेशन क्लियर हो गई कि करनी कैसे। अनदर थिंग किसके, अगर आपने AS में ये चैप्टर पढ़ा इन्वेंट्री वैल्यू को, तो फीफो एंड एफ को आर यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सो either method is acceptable as per IS2 for the business. LIFO is not permissible, LIFO allowed नहीं है। अब ये होता है कि आप कोई एक मेथड ही यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो यूजुअली जो इन्वेंट्री कॉस्ट दी हुई होती है वो या तो फीफो से आती है या वो एफको से आती है। अब फॉर इंस्टेंस बिजनेस ने डिसाइड किया कि वो फीफो यूज़ करेगा इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए,
तो बिजनेस को हर अकाउंटिंग ईयर में कंसिस्टेंटली फीफो ही यूज करना है, ताकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो, और आईएएस बना ही इसलिए टू मेक श्योर दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वैसे तो है कि आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो एफ को की जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी वो चेंज नहीं कर सकते, जो एक मेथड डिसाइड कर लिया उसको कंसिस्टेंटली लेके चलना है। However, if there are justifications to change the accounting policy, so that is possible. And now how that change will be justified? तो उसके लिए भी हम आगे आई एस 8 स्टडी करेंगे, तो वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। However, अगर से बिजनेस अगर क्वेश्चन भी पढ़ के आप लोग को आइडिया हो रहा होगा कि बिजनेस अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज करे जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, और उसके पास कोई अदर फेयर जस्टिफिकेशन या वैलिड रीजन नहीं है, तो इन दैट केस द अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि वो फिर अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जाएगा। And obviously the problem is that profit will be overstated. Another thing which is part of IS2 is the replacement cost. जो करंटली हमने इन्वेंट्री परचेज की, अगर हम इसको फ्यूचर में किसी फ्यूचर डेट में रीपरचेज करें तो उसकी हमें क्या वैल्यू आएगी, उसकी क्या एक्सपेक्टेड प्राइस या कॉस्ट होगी, तो दैट इज सिंपली रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमने 31 दिसंबर 2022 को 500 यूनिट्स परचेज किए, एंड ईच यूनिट इज बॉट एज $50। अब वेरस अगर यही सेम गुड्स मैं जनवरी में परचेज करूँ, जनवरी 2023, सेम टाइप ऑफ गुड्स कैन बी परचेज फॉर $70 ईच। देखिए मेन रूल ये है कि मैंने जिस प्राइस पे या जिस कॉस्ट पे गुड्स को परचेज किया, मैं तो उसको उस पर ही वैल्यू करूंगा ना। अब फ्यूचर में कितने का मिलता है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो मेन रूल ये है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल ऑलवेज बी इग्नोर्ड। जो करंट प्राइस पे जिस पे आपने परचेज किया उस पे इन्वेंट्री वैल्यू की जाएगी, तो इसका आंसर होगा इन दिस सिचुएशन 50 मल्टीप्लाई बाय 500, दैट इज 25,000। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई 50 होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 70 नहीं होगा। तो एट टाइम्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती है, आपको स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इग्नोर करना है। जितने में खरीदा है उतने में वैल्यू करेंगे अपनी इन्वेंट्री को आप। तो आई होप से आप लोग को IS1 और IS2 के कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस क्लियर हुई होंगी। अब अपकमिंग वीडियोस में फर्दर IS डिस्कस करूंगा। अच्छा, लास्टली मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये लिमिटेड कंपनी के नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कि पार्ट ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब उस पर कंपनी जिन IS को फॉलो कर रही होती है उसकी उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की हुई होती है। तो अब देख ले, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब यहाँ कंसिडर करेंगे स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर स्पेस एंड लूज टूल्स, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री है जो बिजनेस रखता है। पहले मेनली स्टॉक इन ट्रेड देख लेते हैं, क्योंकि गुड्स फॉर रीसेल हमारे सिलेबस में इन्वेंट्री होते हैं। स्टॉक इज ट्रेडेड स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू।
तो देखिए IS2 है, कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से लोअर वैल्यू चूज की जाती है। कॉस्ट इज अराइव्ड ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस। वेटेड एवरेज बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है, इट मींस कंपनीज फॉलोइंग एफ को। और फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है वो भी एक्सप्लेन किया है। इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जो IS2 भी आप लोगों ने पढ़ा है वो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल कंपनी जो है वो अप्लाई कर रही है वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।